नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत है और मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी के बारे में। जो हम एज ए प्रोफेशनल रियल एस्टेट टर्म्स जो यूज़ करते हैं, लाइक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, IFMS, BSP, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो टर्म्स के बारे में पूरी डिटेल नहीं पता होती है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन सब बेसिक टर्म्स को जानना चाहते हैं, जो बिल्डर्स के कुछ हिडन चार्ज भी होते हैं, या फिर आप एज ए रियल एस्टेट में प्रोफेशनल एज ए काम करना चाहते हैं, चाहे आप ब्रोकर फर्म में करें या बिल्डर फर्म में करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी के बारे में, या आप इसे कह सकते हैं रियल एस्टेट वोकैबुलरी। तो दोस्तों, रियल एस्टेट में बहुत सारी टर्म्स हैं जो हमें समझनी चाहिए, या फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल रियल एस्टेट प्रोफेशनल, आप काम कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम ब्रीफ में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे किसी भी टर्म्स के बारे में, क्योंकि मेरे पास आज इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं। अगर ऐसे हम एक एक की बात करेंगे तो शायद एक टर्म के ऊपर एक वीडियो बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपनी पहली टर्म पे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है दोस्तों जिसपे अब जो प्रॉपर्टी लेता है उसका मालिकाना हक होता है, उसकी रजिस्ट्री होती है, और वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी को गिफ्ट कर सकता है, या किसी को बेच सकता है, या उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकता है, जैसे मर्जी कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। उसको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? जैसे कि कई स्टेट्स में 99 ईयर के लीज पे हमें प्रॉपर्टी मिलती है, उस पे मालिकाना हक गवर्नमेंट का ही रहता है, लेकिन जब तक वो लीज उसके पास है तो वो उसके पास रहती है, ओनर के पास में। वो उस पे प्रॉपर्टी पे कुछ भी बना सकता है, उसे बेच सकता है, उसे मोल्ड कर सकता है, जब तक उसकी लीज है। और जब उसका लीज पीरियड खत्म हो जाता है तो वो उसे लीज को रिन्यू करा सकता है, या इन द मेन टाइम वो लीज से उसको फ्री होल्ड में भी कन्वर्ट करा सकता है, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर लेके आती है तो। अदरवाइज इसमें आपको फ्री होल्ड नहीं होती है, लीज पे ही मिलती है आपको, 99 ईयर के पट्टे पे ही मिलती है। इसमें आपकी रजिस्ट्री नहीं होती है, इसमें आपकी आपकी लीज होती है गवर्नमेंट के साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों टाइप ऑफ एरिया के बारे में। इसमें सबसे पहले आते हैं हम कारपेट एरिया के बारे में। तो दोस्तों, कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया, अगर हम एज पर रेरा की बात करें, क्योंकि अभी रेरा आ चुका है, रेरा अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट। तो दोस्तों, एज पर रेरा कारपेट एरिया की डेफिनेशन है नेट यूजेबल एरिया ऑफ द अपार्टमेंट। नेट यूजेबल एरिया ऑफ द अपार्टमेंट, इट इंक्लूड द कवर्ड एरिया by the internal wall or partition wall of the apartment, but exclude the external wall area, balcony area और terrace area। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो भी आप अपार्टमेंट के अंदर का एरिया जो आप यूज करते हैं, नेट यूजेबल जो एरिया है आपका, वो कारपेट एरिया में इंक्लूड होता है। उसके अंदर अंदर की जो पार्टीशन वॉल है वो सब इंक्लूड होती है। एक्सक्लूडिंग जो आपकी चार दीवारी है बाहर की, वो उसमें इंक्लूड नहीं होती है। बालकोनी इंक्लूड नहीं होती है। अगर कोई पर्टिकुलर यूनिट के साथ टेरेस एरिया है तो वो भी इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया क्या होता है? बिल्टअप एरिया होता है कारपेट एरिया में अगर हम एक्सटर्नल वॉल का एरिया जोड़ दें, या बालकोनी का एरिया जोड़ दें, या जो टेरेस आती है, टेरेस को हम 100% काउंट नहीं करते, उसको हम 50% काउंट करते हैं। तो 50% एरिया उसको काउंट करते हैं, तो उसको ऐड कर दें, तो जो टोटल बनता है वो बिल्टअप एरिया आता है। बिल्टअप एरिया कारपेट एरिया में दोस्तों लगभग 10 से 15% का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सुपर बिल्टअप एरिया। अब सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है? सुपर बिल्टअप एरिया होता है दोस्तों, जैसे कि हमारा कॉमन बिल्डिंग जब भी कोई बनती है, उसके अंदर कॉरिडोर आता है, लॉबी है, एलिवेटर्स है, स्टेयर्स है, कम्युनिटी हॉल बन गया, शाफ्ट हुआ, सिक्योरिटी सर्वेंट क्वार्टर हो गया, मोटर रूम हो गया, पार्क, रिक्रिएशनल एरिया, बेसमेंट, सब स्टेशन, गार्बेज एरिया, जनरेटर एरिया, और एनी अदर सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज है जो सबके लिए कॉमन है, तो उसको हम प्रोपोर्शनेट शेयर सब में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। और ये जो हमारे परसेंटेज है, ये लगभग 25 से 30% के करीब कारपेट एरिया से एक्स्ट्रा आती है। मान लो कारपेट एरिया आपका 100 स्क्वायर फीट है, तो जो आपका सुपर बिल्टअप एरिया आएगा वो लगभग 130 स्क्वायर फीट के करीब आएगा। तो दोस्तों, आप आते हैं हम सेल्स टर्मिनोलॉजी पे। इसमें सबसे पहले आता है हमारा FAR, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो, और FSI, जिसको बोलते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ये दोनों ही
दोनों ही जो टर्म्स हैं वो हमारे टोटल एरिया निकालने में मदद करती हैं। जैसे कि हमारा कोई पर्टिकुलर लैंड है, उसके ऊपर हमें कितना कंस्ट्रक्ट करना है, कितनी बिल्डिंग बनानी है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, हर फ्लोर पे कितना एरिया हमें निकालना है, उसके लिए ये टर्म्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लैंड कवरेज एरिया। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा शहरों में जो भी अपने प्लॉट बनाए देखे हैं, उसमें आगे पीछे जो एरिया कवर खाली छोड़ते हैं या कवर करते हैं, जो बिल्डर एरिया पूरा नहीं करते हैं। जो भी अप्रूव्ड कॉलोनी में आपको कहीं पे भी मिलेगी, उसके अंदर आपको आगे या पीछे या साइड में कहीं ना कहीं पे ओपन एरिया आपको छुटा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, जो भी प्लॉट या बिल्डिंग हम बना रहे होंगे। तो ये उसी के लिए लैंड कवरेज कितने परसेंट होती है, वो हर एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी होती है दोस्तों किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि आप पीपल हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वहाँ पे पर एरिया में पर एकड़ के हिसाब से या यूनिट के हिसाब से वहाँ पे कितने आदमी रहते हैं। तो अगर किसी एरिया की अगर हमें डेंसिटी निकालनी है, तो आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट मतलब कोई पीपल, एनिमल या एनीथिंग, और उस एरिया, जो भी इस एरिया है उस एरिया की मेजरमेंट को, मान लो 1 एकड़ है या 2 एकड़ है, 2 एकड़ के अंदर कितने घर हैं, कितने लोग रह रहे हैं, उसे डेंसिटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान क्या है? फ्लोर प्लान दोस्तों एक तरह की ड्राइंग है जिसके अंदर हम अपने प्रॉपर्टी, जो हमने अपार्टमेंट लिया है, उसके दरवाजे, खिड़कियां, एंट्री, उसके बाथरूम कहाँ है, उसका किचन कहाँ है, उसका लिविंग रूम कहाँ है, लिविंग रूम में बैठने की सेटिंग क्या हो सकती है, वो हम लोग उसमें दिखाते हैं। इससे आपको वास्तु के हिसाब से भी एंट्री एग्जिट का पता लग जाता है कि कौन से डायरेक्शन में है, बालकोनियाँ किधर है ये पता लग जाता है, आपको किचन का एरिया का पता लग जाता है। तो ये सब चीजें हम इसमें दिखाते हैं, उससे बोलते हैं फ्लोर प्लान। नेक्स्ट है क्लस्टर प्लान। क्लस्टर प्लान क्या होता है दोस्तों? क्लस्टर प्लान होता है दोस्तों टावर का लेआउट। टावर का लेआउट मतलब एक टावर के अंदर एक फ्लोर के ऊपर कितने नंबर ऑफ अपार्टमेंट हैं, कितनी स्टेयर्स हैं, कितनी लिफ्ट हैं, लॉबी कहाँ है, एंट्रेंस अपार्टमेंट की कहाँ कहाँ पे है, फायर एग्जिट कहाँ है, ये सब शो होता है। नेक्स्ट आता है हमारा साइट प्लान। अब साइट प्लान क्या है दोस्तों? साइट प्लान, अभी हमने पहले एक यूनिट की बात की, फिर एक टावर की बात की, अब हम पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ टावर है, उसमें क्लब कहाँ है, आपका पूल कहाँ है, पार्क कहाँ है, अदर एमिनिटीज कहाँ है, सब स्टेशन कहाँ बना हुआ है, जो भी अदर कॉमन सर्विसेज है ऑन ग्राउंड के ऊपर वो कहाँ है, अपार्टमेंट की आपकी पूरी सोसाइटी की एंट्री एग्जिट कहाँ है, ये सब साइट प्लान के अंदर शो होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लोकेशन मैप। अब लोकेशन मैप क्या है? लोकेशन मैप है दोस्तों जो आपकी पर्टिकुलर साइट है या प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन दिखाता है, उसके आसपास का एरिया दिखाता है, उस सेक्टर का दिखाएगा, उस जिस भी रोड पे वो एंट्री एग्जिट होगी आपके प्रोजेक्ट की, उसको शो करता है। यानी कि लोकेशन मैप मतलब आपके प्रोजेक्ट की लोकेशन डिफाइन करेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है बीएसपी। बीएसपी होता है बेसिक सेल्स प्राइस। बेसिक सेल्स प्राइस मतलब जिसमें कोई एडिशनल चार्जेस ना हो, बिल्कुल बेसिक कॉस्ट। उसके साथ में आता है दोस्तों हमारा एडीसी आईडीसी। एडीसी आईडीसी होता है हमारा, एडीसी होता है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, और आईडीसी होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज। ये क्या है सर दोस्तों? गवर्नमेंट के चार्ज हैं जो आसपास का आपका प्रोजेक्ट का एरिया है, वहाँ रोड हो गया, पार्क हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया उस एरिया का, सीवेज सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग हो गया, ये सब डेवलप करके देती है, और उसके अगेंस्ट में हर बिल्डर से वो एक अमाउंट चार्ज करती है जिसको ईडीसी आईडीसी बोलते हैं। तो जो भी बिल्डर आपसे ये अमाउंट लेता है वो गवर्नमेंट को सबमिट करता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें पीएलसी। अब पीएलसी क्या होता है? पीएलसी होता है दोस्तों प्रीफर्ड लोकेशन चार्ज। मान लीजिए जैसे हम अपने गली मोहल्ले की बात करें, किसी कॉलोनी की बात करें, तो अगर कॉलोनी के अंदर मेन रोड पे कोई आप प्लॉट या घर लेना जाते हैं, या मेन रोड पे कोई प्लॉट है उसके ऊपर कोई फ्लोर बना हो वो लेने जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा महंगा मिलता है एज कंपेयर कि किसी हम गली के अंदर अगर किसी में जाते हैं तो वो थोड़ा सस्ता मिलता है। या कोई टू साइड ओपन प्लॉट है तो वो महंगा मिलेगा, कोई वन साइड ओपन प्लॉट है तो वो सस्ता मिलेगा। तो सेम हम बिल्डर्स में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीएलसी लगा देते हैं, बाकी सब यूनिट की कॉस्ट सेम कर देते हैं। अगर मान लो पार्क फेसिंग यूनिट है तो उस पे 5% या 10% एक्स्ट्रा कर देते हैं, या कोई मेन रोड फेसिंग है, या कोई कॉर्नर की यूनिट है, या ईस्ट फेसिंग है, या रोड फेसिंग है, या पर्टिकुलर फ्लोर की पीएलसी है, मान लो लोअर फ्लोर पे, जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर लोअर फ्लोर पे पीएलसी लगती है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तक,
या अगर साउथ में चले जाए, महाराष्ट्र की तरफ चले जाए, वहाँ टॉप फ्लोर की पीएलसी लगती है, वहाँ से वहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब अलग अलग पीएलसी होती हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आईएफएमएस। आईएफएमएस होता है इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। जो आपकी सोसाइटी की मेंटेनेंस होती है उसके अगेंस्ट में एज ए कैपिटल अमाउंट को जो बिल्डर है वो पहले एक एक्स अमाउंट ले लेता, मान लो 100 रुपये स्क्वायर फीट ले लिया या 50 रुपये स्क्वायर फीट ले लिया, और उस अमाउंट को आपका जो भी मेंटेनेंस अकाउंट है उस अकाउंट में उसको डाल देती है। वो अमाउंट तब काम आता है जब आपका आप पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर या फसाड के अंदर या कहीं पे भी कोई पावर फेलियर हो जाता है, मतलब कहीं पे रिपेयर या मेंटेनेंस के अंदर उस अमाउंट को यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपको, ये सिर्फ एज ए सिक्योरिटी आपके पास हमेशा रहती है, आपके सोसाइटी के अकाउंट में रहती है। तो नेक्स्ट हमारा आता है ईसीसी। ईसीसी होता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चार्ज। जब भी हम कहीं पे भी चाहे कॉलोनी में ले लो या अपार्टमेंट में ले लो, हम मीटर ये लगाते हैं, बिजली का कनेक्शन कहीं से गवर्नमेंट से लेते हैं, तो उसकी कुछ सिक्योरिटी होती है, पेमेंट होती है जो हमें देनी पड़ती है। ऐसे ही हम अपार्टमेंट में अगर जाते हैं तो वहां से हम कनेक्शन लेते हैं, तो वो हमें बिल्डर को देनी पड़ती है, क्योंकि बिल्डर अपने प्रोजेक्ट तक सब स्टेशन वगैरह लेके आया हुआ होता है, बिल्डर ही वहां से कनेक्शन देता है और आगे उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को सबमिट करता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एफएफसी। एफएफसी होता है दोस्तों फायर फाइटिंग चार्ज। आज के टाइम पे चाहे बिल्डिंग रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, कोई भी बिल्डिंग हो, अगर बाय चांस उसमें किसी भी वजह से कहीं पे कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई आग लग जाती है, तो उसको बुझाने के लिए प्रॉपर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन होने चाहिए हर बिल्डिंग के अंदर। इनके अलग बायलॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सब चार्जेस होते हैं। अब उसमें जो खर्चा आता है वो भी बिल्डर अब बायर से लेता है। नेक्स्ट हमारा आता है पावर बैकअप चार्जेस। अब पावर बैकअप चार्जेस क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों जैसे कि हम घर पे पहले कॉलोनियों में अपना इंडिविजुअल जनरेटर ले लेते हैं, एज ए अपार्टमेंट में कहीं पे सोसाइटी में किसी में जाएंगे तो पूरे सोसाइटी का पावर बैकअप लगा होता है आपके होम अप्लायंस के लिए। अब मान लो कि किसी केस में अगर पावर फेलियर हो जाता है तो आपके होम अप्लायंस 24 आवर चलते रहें, उसके लिए आपको पावर बैकअप मिलता है। पावर बैकअप के कुछ चार्जेस भी वो लेते हैं बिल्डर मेंटेनेंस सोसाइटी जो होती है, पर आपको उसकी सर्विस मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा कार पार्किंग चार्जेस। कार पार्किंग चार्जेस क्या होते हैं दोस्तों? दोस्तों कोई भी बिल्डर कोई भी सोसाइटी में, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, आपको कार पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हर यूनिट के साथ में। मान लो अगर हम अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो अपार्टमेंट के साथ में आपको एक अपार्टमेंट के साथ में कोई छोटा अपार्टमेंट ले रहा है, कोई 2 BHK ले रहा है, तो एक गाड़ी की पार्किंग मिलती है, बड़े के साथ में आपको दो भी मिल जाती हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा लेना चाहें तो एक्स्ट्रा पे करके भी आप ले सकते हैं। तो उसमें आपको दोस्तों दोनों तरह की, तीनों तरह की पार्किंग होती है। दो तरह की मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि ओपन पार्किंग भी मिलती है और कवर्ड पार्किंग भी होती है। कवर्ड पार्किंग के चार्जेस होते हैं आपके, ओपन पार्किंग के भी कुछ बिल्डर चार्ज कर लेते हैं, या आजकल नया कंसेप्ट चल रहा है मल्टी लेवल पार्किंग का, तो कुछ बिल्डर अपने प्रोजेक्ट के अंदर मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाते हैं, उसके भी चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लब का, या फिर इसको बोलते हैं CMRC भी, क्लब मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो दोस्तों हर प्रोजेक्ट के अंदर आज के टाइम पे सर्विसेज होती हैं। हर प्रोजेक्ट में आपको क्लब मिलेगा, क्लब के अंदर आपको स्विमिंग पूल होगा, आपका जिम्नेजियम होगा, और सारे कार्ड रूम होगा, और सारी एक्टिविटी होंगे, योगा रूम होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका सलून होगा, बार होगा, रेस्टोरेंट होगा, कैफे होगा। तो ये सारी सर्विसेज आपके हर सोसाइटी के क्लब के अंदर होती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी सोसाइटी का कैसा क्लब है। बहुत सारे जो अच्छे क्लब हैं अच्छी सोसाइटी के अंदर, वो अलग से उनकी एनुअल फीस भी लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम पेमेंट प्लान्स के ऊपर। पेमेंट प्लान्स क्या होते हैं? पेमेंट प्लान्स होते हैं दोस्तों जैसे कि हम अब कोई प्रॉपर्टी हम कहीं से भी खरीदते हैं तो हमें मल्टीपल पेमेंट की ऑप्शंस मिलती हैं, बिल्डर की तरफ से अवेलेबल होती हैं। तो उन्हीं पे अब हम आगे बात करते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आता है CLP। CLP बोलते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान को। कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है जो हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है, यानी कि कुछ पेमेंट हमारे पहले चली जाती है, उसके बाद में जो रेस्ट पेमेंट हमारी बचती है। एक पेमेंट प्लान मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगाया भी है,
वो हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो जाए। जब हमारा फ्लोर की कास्टिंग होती है यानी कि स्टार्टिंग होती है, तब हम उस पे ले लेते हैं। ये सब बिल्डर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग अपने टावर वाइज जो भी जिसकी जैसी बिल्डिंग की हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको बनाता है। इसमें पीएलसी या एडिशनल चार्जेस जो भी होते हैं वो भी मेंशन होते हैं कब हमें देने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डीपी। डीपी बोलते हैं डाउन पेमेंट प्लान को। डाउन पेमेंट प्लान के अंदर हमें विद इन 45 टू 60 डेज के अंदर 90 टू 95% पेमेंट करनी होती है, और रेस्ट जो 5% या 10% बचती है वो हम पोजीशन पे देते हैं। और जो एडिशनल चार्जेस है वो सब भी बिल्डर टू बिल्डर वेरी करता है, कौन पहले लेता है कोई बाद में लेता है। दोस्तों हम बात करते हैं पीएलपी की। पीएलपी होता है पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान। पोजीशन लिंक में क्या होता है दोस्तों कि हम पेमेंट को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसको पोजीशन से लिंक कर देते हैं। मान लीजिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे 30 40 30। 30% हम विद इन मैक्सिमम 180 डेज में यहाँ पे लिया है, लेकिन कुछ उसको 4 मंथ्स में भी ले सकते हैं, कुछ 6 मंथ में ले लेते हैं। और जब 40% नेक्स्ट है वो लेते हैं कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर पे। जब आपके प्रोजेक्ट का या बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तब 40% डिमांड होते हैं। और नेक्स्ट जो 30% आती है जब आती है जब आपका नियरिंग पोजीशन आने वाला हो। जैसे कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जब अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट ले लेंगे, या फिर जब इंटीमेट करेंगे आपको पोजीशन के लिए तब आपको कुछ अमाउंट ले लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अलॉटमेंट लेटर की। अलॉटमेंट लेटर एक डॉक्यूमेंट है जो बिल्डर की तरफ से बायर को प्रोवाइड होता है, जिसके अंदर उसकी यूनिट की डिटेल्स लिखी होती हैं, कौन सा यूनिट नंबर मिला है उसको, कौन सा फ्लोर पे यूनिट है, और पेमेंट्स की डिटेल लिखी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा बीबीए, बिल्डर बायर एग्रीमेंट। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ प्राइमरी बुकिंग। इसके अंदर क्या होता है, आपकी टोटल प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन होती है, यूनिट नंबर मेंशन होता है, साइज मेंशन होता है, टोटल प्राइस आपकी प्रॉपर्टी का मेंशन होता है, पेमेंट शेड्यूल आपका मेंशन होता है, स्पेसिफिकेशंस इसमें मेंशन होती हैं, प्रोजेक्ट की एमिनिटीज क्या है वो सब मेंशन होती हैं। ये बिल्डर और बायर के बीच में होता है। यहाँ पे इसकी दो ओरिजिनल कॉपी होती हैं, एक बिल्डर के पास रहती है एक बायर के पास रहती है, और दोनों के ही इसमें साइन होते हैं, बिल्डर और बायर दोनों के। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होता है, जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी जो भी हमने बिल्डर से या किसी से भी ली है उसकी अगर रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं कोर्ट में, तो वहाँ पे हमें जो वैल्यू हमारे जिस भी वैल्यू की हमने ली है उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है और रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है। ये हर स्टेट वाइज एरिया वाइज अलग अलग है स्टैम्प ड्यूटी, सबका अलग अलग है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको गुड़गांव का बताता हूँ। गुड़गांव में जो ये स्टैम्प ड्यूटी है इसकी वो 5 6 7% है। 5 जो है फीमेल के नेम पे है, लेडीज के नेम पे अगर कोई प्रॉपर्टी होती है तो उसका स्टैम्प ड्यूटी 5% है। 7% है अगर किसी जेंट्स के या मेल के नाम पे है, और 6% होती है मेल और फीमेल दोनों के नाम पे अगर है, तो अगर ज्वाइंट में किसी ने प्रॉपर्टी ले रखी है तो वो जो भी आपकी वैल्यू है प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके ऊपर आपका स्टैम्प ड्यूटी लगती है उतना ही परसेंट। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है वो आती है सर्कल रेट। सर्कल रेट होता है दोस्तों जब भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट के पास जाते हैं, अथॉरिटी के पास जाते हैं, तो वो उन्होंने एक अपना मिनिमम रेट फिक्स किया होता है प्रॉपर्टी का हर एरिया का। स्टेट वाइज से ये सब रेट अलग अलग होते हैं। मिनिमम रेट जिसके ऊपर हम स्टैम्प ड्यूटी चार्ज करते हैं उसे सर्कल रेट बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका लीज रेंट। जैसे कि हम अभी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए बात कर रहे थे, वैसे ही लीज रेंट होता है। कहीं से भी जिस एरिया में वहाँ पे लीज पे हमें प्रॉपर्टी मिलती है, 99 गिरी के लीज पे मिलती है प्रॉपर्टी, तो वहाँ रजिस्ट्री नहीं होती है, वहाँ लीज होती है हमारी, और वो हमें लीज रेंट वहाँ पे देना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसके बाद आता है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है दोस्तों कि हमारे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन तो नहीं है, कोई ड्यूज तो नहीं है। अगर हमने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन ले रखा है उसकी कोई ड्यूज तो नहीं है, या कोई हमने प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह नहीं भरा है वो तो कोई ड्यूज नहीं है, या नहीं अदर कोई भी लीगल ड्यूज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ना हो। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पेमेंट रिसिप्ट। पेमेंट रिसिप्ट होता है जब भी हम बिल्डर से या डेवलपर से लेते हैं, तो जब भी हम उसको जो भी पेमेंट किया, मान लो स्टार्टिंग में हमने 10% पेमेंट किया, उसके बाद फिर हमने 10% पेमेंट किया, और ऐसे हमने पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग जैसे भी जो भी पेमेंट प्लान लिया, जब भी हमने उसको पेमेंट किया उसके अगेंस्ट हमें एक रिसिप्ट देता है हर पेमेंट के अगेंस्ट में। ये पेमेंट रिसिप्ट हमें होम लोन और प्रॉपर्टी
जब भी हम सेल करते हैं तब काम आती हैं। पोजीशन लेटर, पोजीशन लेटर दोस्तों होता है जब बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को तैयार कर देता है और हमें इंटीमेट करता है कि आप इसका पोजीशन ले लीजिए, यानी कि आप इसका कब्जा ले लीजिए, हमारी तरफ से तैयार है। तो बिल्डर अपनी तरफ से प्रॉपर्टी को तैयार करके बायर को इंटीमेट करता है, तो और एक लेटर देता है जब वो पोजीशन लेता है, उस पर उसकी पोजीशन की डेट लिखी होती है कि इस तारीख को आपको पोजीशन मिला है। अब आता है दोस्तों ओसी। ओसी की बात करें तो ओसी बोलते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात किया था। जब बिल्डर या डेवलपर अपने हिसाब से बिल्डिंग बना देता है, जो जिस हिसाब उसने लाइसेंस लिया है, जो उसने बिल्डिंग प्लान वगैरह पास कराई थी, उसके अकॉर्डिंग बना देता है, तो वो जब सुपर स्ट्रक्चर उसका सारा काम तैयार हो जाता है, पोजीशन के लिए वो रेडी करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो अथॉरिटी से कुछ बंदे आते हैं, वेरीफाई करते हैं उन्होंने वो जो भी बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग बिल्डिंग बनाई है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद में वो लोग पोजीशन पब्लिक को दे सकते हैं, बायर को दे सकते हैं। इसके बाद आता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट दोस्तों ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बाद आता है। जब भी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उसके लिए हमें एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी से लेना पड़ता है कि हमने सारा काम एज पर बिल्डिंग जो हमने अप्रूव्ड प्लान कराए थे पहले स्टार्टिंग में जब हमने काम शुरू किया था उसके अकॉर्डिंग ही हमने सब चीज़ें की हैं। इसके नेक्स्ट एक टर्म्स होते हैं दोस्तों जीपीए या एसपी, जनरल या ऑब्लिक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। मान लीजिए मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ जब वो बिल्डर पोजीशन दे रहा, पोजीशन लेने के लिए या मैं रजिस्ट्री कराने के लिए उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो उस टाइम पे एक ये लेटर बनता है कोर्ट से जिसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। तो मैं किसी भी बंदे को ऑथराइज कर देता हूँ, किसी को मतलब किसी अपने फ्रेंड को भी कर सकता हूँ, अपने फादर को कर सकता हूँ, अपने ब्रदर को भी कर सकता हूँ, उसको अपनी वाइफ को कर सकता हूँ। अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं उनको ऑथराइज कर सकता हूँ और वो मेरे बिहाफ पे जाके कोर्ट में रजिस्ट्री करा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सबसे पहले वो वीडियो देखने को मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।